चार बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। चार बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम बघेल ने कई मुद्दों को लेकर बात की। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां औद्योगिक निवेश का ग्लोबल हब बनाने के लिए जारी कोशिशों के बीच मंगलवार को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे राजस्थान के हनुमानगढ़ की, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से है, जहां नक्शा मुक्ति अभियान का मजाक उड़ाया जा रहा है। कैसे, चर्चा करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंद्रपुर और मालख रोदा विकासखंड में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए सिविल लाइन हेलीपैड से रवाना हुए। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस पंचवर्षीय में ऐसी कोई अच्छी योजना इस देश में नहीं लेकर आई है। पिछले पंचवर्षीय में नोटबंदी और जीएसटी लाया गया, जिसका खामियाजा आज भी पूरा देश भुगत रहा है। जीएसटी के कारण से महंगाई और नोटबंदी के कारण बेरोजगारी दोनों ही बड़ी है। देश में किसान और नौजवान दोनों परेशान हैं। वहीं कोयले को लेकर कहा कि अब कोयला भी महंगा हो गया है। विदेश से जो कोयला आ रहा है वह महंगा आ रहा है। वहीं आरक्षण पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर रही है। वे नहीं चाहते थे आरक्षण मिले। 2005 से लेकर 2018 तक बीजेपी थी, तब कोई प्रयास नहीं किए गए। हाँ, वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ है। मतलब देखिए, इसकी जो नीति है, ये अब 3-4 साल उनके बीत गए। इस पंचवर्षीय में ऐसी कोई योजना जनता के लिए लाए नहीं। पिछले पंचवर्षीय में नोटबंदी और जीएसटी लाए, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई, जीएसटी के कारण से महंगाई और नोटबंदी के कारण से बेरोजगारी, ये दोनों बढ़ा है। और किसान अलग परेशान है, नौजवान अलग परेशान है, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है, किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंद्रपुर और मालख रोदा विकासखंड में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए सिविल लाइन हेलीपैड से रवाना हुए। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कई मुद्दों को लेकर यहां पे चर्चा की है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस पंचवर्षीय में ऐसी कोई भी अच्छी योजना इस देश में नहीं लेकर आई है। पिछले पंचवर्षीय की यदि बात करें तो नोटबंदी और जीएसटी लाया गया था, लेकिन उसका खामियाजा आज भी पूरा देश भुगत रहा है। जीएसटी के कारण से महंगाई और नोटबंदी के कारण बेरोजगारी दोनों बढ़ी है। देश में किसान और नौजवान दोनों ही परेशान हैं। वहीं कोयले को लेकर कहा कि अब कोयला भी महंगा हो गया है। विदेश से जो भी कोयला आ रहा है वह महंगा आ रहा है। वहीं आरक्षण पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर रही है। वे नहीं चाहते थे कि आरक्षण मिले। 2005 से लेकर के 2018 तक बीजेपी थी, तब कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं। तो पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की है। नोटबंदी और साथ ही कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गई है। निशा, देखा जाए कि यहाँ पर आज सीएम भूपेश बघेल की बैठक में कई मुद्दों को लेकर यहाँ पे चर्चा की है सीएम भूपेश ने, तो क्या कुछ वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आज इस बैठक में चर्चा की गई है? जी, आज भूपेश बघेल चंद्रपुर के लिए रवाना हो रहे थे और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार को घेरते हुए लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि इस पंचवर्षीय में जन कल्याणकारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने पिछली पंचवर्षीय में ऐसे अनेक जो मुद्दे हैं उन पर ऐसे फैसले लिए हैं, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो,
चाहे नोटबंदी को लेकर हो, जीएसटी लाने से जो महंगाई है वो बढ़ी, नोटबंदी के कारण जो बेरोजगारी है वो बढ़ी और लगातार जो युवा भी परेशान है और किसान भी परेशान है। ये आरोप भूपेश बघेल लगाते हुए नजर आए और लगातार वो जो देखते हैं हम कि भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए भूपेश बघेल नहीं चूकते। उन्होंने कहा कि जो समस्याएं आज उत्पन्न हो रही हैं, जो ऊर्जा की समस्या की बात करें तो वो भी केंद्र के ही नाकामियों का एक वो है कि आज पूरे विश्व में जो ऊर्जा की समस्या है वो बनी हुई है। कोयला जो इतना महंगा आ रहा है, आज कोयला 18 से 20,000 टन जो महंगा हुआ है विदेशों से लाया जा रहा है, वो भी उस पर भी उन्होंने कहा, खासा नाराज होते हुए भूपेश बघेल दिखे कि कोयला इतना महंगा हो रहा है। सिलेंडर और गैस की बात करें तो गैस की जो स्थिति आज देश में बनी हुई है, लगातार ऊर्जा की जो कमी बनी हुई है, उस पर भी भूपेश बघेल नाराज होते हुए नजर आए और कई मुद्दे ऐसे भी थे जिन पर भूपेश बघेल ने नाराजगी जाहिर की। आरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में रमन सिंह की सरकार थी 2005 से लेकर के, तब रमन सिंह ने क्यों कोई फैसला नहीं लिया आदिवासियों के हित में। लेकिन आज जब भूपेश बघेल लगातार आदिवासियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर रमन सरकार क्यों आरोप लगाती है कि भूपेश बघेल आदिवासियों के लिए कोई हितकारी फैसले नहीं ले रहे हैं। इस पर भी भूपेश बघेल ने कहा। तो कहीं ना कहीं आज जहां चंद्रपुर जाकर लोगों से गांव-गांव भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे भूपेश बघेल, लोगों से मिलेंगे, उनसे रूबरू हो रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं भेंट मुलाकात कार्यक्रम के द्वारा, वहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी नाराज होते हुए दिखे। जी, तो जिस तरीके से भेंट मुलाकात में सीएम भूपेश बघेल ने कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर यहाँ पर निशाना साधा, कई सारे मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर को आड़े हाथों यहाँ पर लिया है सीएम भूपेश बघेल ने, तो क्या सीधे संवाद करेंगे वो जनता से? और जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव नजदीक आने वाले उसको देखते हुए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा पर निशाना साधा है सीएम भूपेश बघेल ने, तो क्या वो सीधे संवाद करेंगे और जो भी यहाँ पर एक एक चीज यहाँ पर गिनवाई गई है भाजपा को लेकर, उनकी गलतियां गिनवाई है, तो उसको किस तरीके से पूरा करेंगे छत्तीसगढ़ में? जी, आज जिस प्रकार 23 और 24 में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, लगातार दोनों ही पार्टियां जो है वो अपनी तैयारियां जमीनी स्तर पर उतरकर कर रही हैं और दोनों ही पार्टियां इस समय फॉर्म में है। लगातार भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के द्वारा गांव-गांव तक जा रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं और जो उनको समस्याएं दिखाई दे रही हैं उनका वहीं पर तत्काल प्रभाव से उनके लिए वहाँ योजनाएं जो चल रही हैं उस पर भी कहीं ना कहीं वो नजर डाल रहे हैं। तो ये लगातार जो लोगों से वो मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, ये इनके लिए एक फायदा होगा, क्योंकि वो आम जनों से, चाहे वो वरिष्ठ हो, चाहे वो छोटे बच्चे, स्कूल के जो आत्मानंद स्कूल उन्होंने खोला है उनके बच्चे हो, उनसे मिल रहे हैं और प्रदेश के मुखिया से जब लोग अपनी बातें रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होगी, चाहे वो सड़कों का मामला हो या फिर स्वास्थ्य का मामला हो। इस पर भी भूपेश बघेल जो क्रियान्वयन है, जो अधिकारियों की समीक्षा बैठक वो लगातार लेते रहते हैं, उस पर भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो सरकार योजनाएं बना रही है, जो योजनाएं चल रही हैं, क्या वो जमीनी स्तर तक पहुंच पा रही हैं। और दूसरी बात अगर हम करें कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार हमने देखा है कि वो भी उनका भी दौरा कार्यक्रम चलता रहता है, लगातार उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो प्रदेश में आ रहे हैं, लगातार उनका भ्रमण जारी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहती है। यहाँ पर भाजपा को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। अब देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरीके से यहाँ पर जनता से संवाद करेंगे, किस तरीके से तैयारियां करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो चलिए, ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर। अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश को औद्योगिक निवेश का ग्लोबल हब बनाने के लिए जारी कोशिशों के बीच मंगलवार को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। यूपी आगमन पर प्रतिनिधिमंडल का अभिनंदन करते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, हमारे पास सबसे बड़ा लैंड बैंक है, उद्योग अनुकूल औद्योगिक नीतियां हैं, सुदृढ़ कानून व्यवस्था है, हम खाद्यान्न उत्पादन में भी न केवल आत्मनिर्भर हैं बल्कि निर्यात भी कर रहे हैं। देश में सबसे अच्छी उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के राज्य बनाने के हमारे संकल्प की पूर्ति में भी USISPF सकारात्मक भूमिका निभा सकता है।
उनका कहना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यूएसए सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में अगर यह दो देश मिलकर काम करें तो यह विश्व मानवता के कल्याणकारी होगा। तो इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता प्रशांत राव से, जो हमें पूरी जानकारी देंगे। तो प्रशांत, देखा जाए कि उत्तर प्रदेश को औद्योगिक निवेश का ग्लोबल हब बनाने के लिए जारी कोशिशों के बीच मंगलवार को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तो इस मुलाकात में क्या कुछ सीएम योगी ने कहा है? जी पूजा, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पूरी करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। पूर्व में भी यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ काम कर रहे हैं। और कल सबसे पहले उन्होंने भारत देश के जो विदेशों में राजदूत थे उनसे मुलाकात की थी और उसके बाद आज तमाम जो विदेशी निवेश के लिए जो डेलीगेशन आया है, 31 सदस्यीय जो USISTF डेलीगेशन आया, उससे उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश करने को लेकर तमाम अपनी जो उत्तर प्रदेश में योजनाएं हैं उसके बारे में उनको अवगत कराया है। और 5.5 साल में जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निवेश को लेकर जो सहूलियत दिए हैं उद्योगपतियों को, वो सब बातें उन्होंने बताई हैं। उन्होंने सबसे पहले बात की हमारे पास सबसे बड़ा यहाँ पर लैंड बैंक है और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश की भूमि है वो उर्वरक भूमि है। पहले यहाँ 2 स्टेट हाईवे हुआ करते थे, अब उनकी बढ़कर संख्या 6 हो चुकी है और उसके साथ ही 11 यहाँ पर एयरपोर्ट भी बन चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो एक भौतिक वातावरण है वो बताने की कोशिश की और उसके साथ ही हर उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर जिस प्रकार के वहां पर औद्योगिक नीतियों को स्थापित किया जा सकता है वो उन्होंने डेलीगेशन को बताया। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जो भूमि है वो सबसे ज्यादा उर्वरक भूमि है और इसके साथ ही यहाँ सुरक्षा का अगर जो माहौल देखा जाए वो सबसे बढ़िया माहौल है और इसके निवेश की जो नीतियां हैं उसको प्रोत्साहित करने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम जो नियमों में संशोधन किया है। और अगर कोई भी उद्योगपति यहाँ पर निवेश करना चाहता है उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था है, उसके जरिए से जो तमाम कंपनियां हैं अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकती हैं और इसके साथ जो स्वीकृतियां लेनी होती हैं वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए उनको तमाम विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे, तमाम मंत्रियों के चक्कर नहीं काटने होंगे और उनके लिए भी तय समय निश्चित कर दिया गया है कि इतने समय के बीच में उनकी जो समस्याएं हैं या उन्होंने जिस काम के लिए अप्लाई किया है उनकी वो समस्याएं दूर की जाए या उनका काम उतने समय में पूरा किया जाए। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लगातार दूसरे दिन भी जो बाहर से आया डेलीगेशन है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। यूएस डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की है और सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस डेलीगेशन के जो 31 लोग यहाँ आए यानी प्रतिनिधिमंडल कहा जाए जो आया हुआ वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने को लेकर लगातार आतुर दिख रहा था और 2 चरणों में ये मुलाकात हो रही है। तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जरूर एक बार औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ेगा और उसके साथ लाखों करोड़ों युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेंगे, क्योंकि अभी कंपनियों को उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके बारे में जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा किया भी है कि वो लोकसभा चुनाव से पहले करोड़ों बेरोजगारों को यहाँ पर रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे, भले ही वो कोई भी माध्यम हो, चाहे प्राइवेट माध्यम से किया जाए या सरकारी या सरकारी माध्यम से उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। चलिए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां हनुमानगढ़ के पल्लू तहसील से है, जहां पूर्व जिला परिषद सदस्य गौरीशंकर थोरी के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रदर्शन किया। किसानों की मांग को लेकर तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हजारों किसान मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि बारिश से उनकी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन अब किसानों का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। चलिए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यह अभियान शेड्यूल में मजाक बनकर रह गया है। यहाँ जिम्मेदार अधिकारी सीएम के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चचाई थाना क्षेत्र की, जहां हेयर कटिंग के नाम पर अवैध शराब बिक्री हो रही थी। यहां श्याम सुंदर नामक व्यक्ति अवैध शराब और सट्टे का कारोबार खुलेआम कर रहा है। यहां तक कि दुकान के पास ही अहाता बनाकर दिन रात लोगों को शराब परोस रहे हैं, जबकि कुछ ही दूर चचाई थाना स्थित है। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बता दें कि शहडोल एडीजीपी डीसी सागर नशा मुक्ति अभियान के लिए कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं, लेकिन चचाई थाना क्षेत्र में इस तरह खुलेआम शराब की और अवैध बिक्री में अभियान को मजाक बना दिया है।
तो जिस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान नशा मुक्ति अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, उसी को देखते हुए यहाँ पर शेड्यूल में नशा मुक्ति अभियान की धज्जियां उड़ाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यह अभियान शेड्यूल में मजाक बनकर रह गया है। यहाँ जिम्मेदार अधिकारी सीएम के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चचाई थाना क्षेत्र की, जहां हेयर कटिंग के नाम पर अवैध शराब बिक्री हो रही है। यहाँ श्याम सुंदर नामक व्यक्ति अवैध शराब और सट्टे का कारोबार खुलेआम कर रहा है। यहाँ तक कि दुकान के पास ही हाथा बनाकर दिन रात लोगों को शराब परोस रहे हैं, जबकि कुछ ही दूर चचाई थाना स्थित है। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बता दें कि शहडोल के डीसी सागर नशा मुक्ति अभियान के लिए कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं, लेकिन चचाई थाना क्षेत्र में इस तरह खुलेआम शराब की अवैध बिक्री ने अभियान को मजाक बनाकर रख दिया है। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के शहडोल में ही इसकी धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ जिम्मेदार अधिकारी सीएम के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। शहडोल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। या श्याम सुंदर नामक व्यक्ति अवैध शराब और सट्टे का कारोबार खुलेआम कर रहा है। यहाँ तक कि दुकान के पास ही अहाता बनाकर दिन रात लोगों को शराब परोस रहे हैं, जबकि कुछ ही दूर चचाई थाना स्थित है। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बता दें कि शहडोल के डीसी सागर नशा मुक्ति अभियान के लिए कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पंकज राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखा जाए तो एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, दूसरी तरफ शहडोल से यह मामला सामने आया है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए पूजा जी, मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार लगातार नशे के खिलाफ एक मुहिम चला करके अपराधियों को धरपकड़ की जा रही है। जहां जहां अवैध शराब हो, चाहे गांजा हो, चाहे कोई भी मादक पदार्थ हो, उसमें धरपकड़ करके अभियान चला करके अपराधियों को पकड़ा जाए। पर आप स्वयं देख रहे हैं एक सैलून वाला जो कि वहां पर अपनी दुकान में हेयर कटिंग भी करता है, साथ में स्वयं वहां शराब पिला रहा है और स्वयं बेच रहा है, जो कि कुछ ही कदम पर थाना चचाई मौजूद है, पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जी पूजा जी, तो अभी तक पुलिस की जांच के बाद क्या कुछ तथ्य निकलकर अभी तक सामने आए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस को सारी जानकारी है, पर अभी तक कार्रवाई किसी प्रकार से नहीं कर रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सैलून चला रहे हैं वहां पर जो वहां के मालिक हैं, वो स्वयं सट्टा से लेकर के अवैध शराब भी लेकर के इनका जिला बदल की कार्रवाई भी पूर्व में किया जा चुका है, जिसमें ये बच के निकल गए। पर कार्रवाई के नाम पे अभी किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी पूजा जी, तो मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार में ही खुद ही यहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। इसलिए कहा जा क्योंकि सरकार भाजपा की है, और भाजपा की सरकार के होने के बावजूद इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, नशा मुक्ति अभियान सभी जिलों में चलाया जा रहा है। लगातार पुलिस हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नशा मुक्ति अभियान चला रही है, पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अवैध शराब भी बेचा जा रहा है, खुलेआम पैकारी की जा रही है, खुलेआम बैठा करके पिलाया जा रहा है, तो फिर कैसा नशा मुक्ति अभियान? आखिरकार सरकार का ये कैसा रवैया है जो कि नशा के बारे में मुक्ति अभियान चला रही है, खुलेआम वहां पर पुलिस प्रशासन की सह पर स्वयं सैलून में शराब बेची जा रही है और शराब पिलाई जा रही है। तो आखिर इस मामले का खुलासा हुआ कैसे? देखिए, खुलासा ऐसे हुआ, जब मेरे द्वारा वहां पर मैं मौजूद था, वहां पर पहुंचा, मैं देखा कि शराब की वहां पर बोतलें पड़ी हुई थी, वहां डिस्पोजल पड़े हुए थे। मैं दुकान के अंदर गया और दुकान के अंदर जैसे ही मैं जा करके देखा तो वहां पर डिस्पोजल वगैरह, पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं थी। और उसके जस्ट बगल में जो मालिक है, वहां के दुकान के मालिक हैं, वो स्वयं एक अहाता टाइप का बना के रखे, वहां पर बैठने की, पीने की सारी व्यवस्थाएं करके रखी है। तो ऐसा कुछ मामला सामने आया है कि कब से संचालन हो रहा था इन सब गतिविधियों का? मैं आपको बताना चाहूँ पूजा जी, ये आज कई वर्षों से वहाँ पर संचालित हैं। वहाँ के जो मालिक हैं, आपको सैलून के जो मालिक हैं, श्याम सुंदर सेन उनका नाम है, उनके मालिक का नाम श्याम सुंदर सेन है, जो कि आज कई वर्षों से वहाँ पर अवैध कारोबार की गतिविधियां चल रही हैं। और कार्रवाई की अगर बात करें तो कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हुई है। तो प्रशासन तक इसकी बात पहुंची है या नहीं अभी तक? देखिए, मेरे द्वारा मैंने वहाँ के थाना प्रभारी प्रजापति जी को मैंने जानकारी दी। इसकी जानकारी देने के बाद में उन्होंने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी, मगर कब कार्रवाई होगी अभी इसके बारे में कोई भी मैं कुछ बता पाने इसके लिए सही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर
जहां पर कई सारे मामलों में हमने आपको जानकारी दी। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।